नमस्कार, मी राहुल कुलकर्णी. आजची ही कॉफ़ी टेबल चर्चा फार यूनिक है. आप हैं अंशुल शर्मा जी और ये हैं सुरेश कोंडी जी और ये हैं प्रतीक गौर साहब. ही जी सगळी मंडळी आहे ना, ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ह्या तीन प्रमुख कंपन्या ज्या आहेत की ज्या देशभरामध्ये पेट्रोल पंपाचा आउटलेट्स आणि त्यांचे जे व्यावसायिक ॲक्टिव्हिटीज असतात त्या करत असतात. आता ह्या आजच्या कॉफी टेबल चर्चेचं कारण पण फार इंटरेस्टिंग आहे. 15 ऑगस्ट 1947ला देश स्वतंत्र झाला आणि त्यानंतरच्या 71 वर्षामध्ये म्हणजे 2018पर्यंत देशभरातली जर आकडेवारी तुम्ही बघितली तर ह्या तीन कंपन्यांनी मिळून देशामध्ये 56,000 पेट्रोल पंपचे आउटलेट्स दिलेले आहेत. आणि ते सोडून 6,000 आउटलेट्स असे आहेत की जे खाजगी कंपन्यांनी म्हणजे ह्या तीन सोडून मॉनिटर केलेत. आणि हे म्हणजे एवढी सगळी प्रगती 71 वर्षामध्ये आपण 56,000वरती गेलोत. आणि अचानकच मोदी सरकारने असं सांगितलं की देशामध्ये आणखी 56,000 आम्ही नवीन पंप देणार आहोत. आणि मग सगळी चर्चा सुरू झाली. मला पण असं वाटलं की आणि वाटतं की हा पॉलिटिकल प्लॅन आहे की ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरती 2 कोटी लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देऊ आम्ही वर्षाला, असं ज्यांनी सांगितलं होतं आणि ज्यांना ते शक्य झालं नाही म्हणून मग जनतेला दाखवण्यासाठी त्या सगळ्या ॲडव्हर्टाइजमेंट त्यांनी काढलेल्या आहेत. आता त्याचे ॲप्लिकेशन्स घ्यायला सुरुवात झालेली आहे. बरीच लोक त्याच्यावरती चर्चा करतायत. महाराष्ट्र पेट्रोल डिझेल असोसिएशनचे रत्नागिरीचे जे अध्यक्ष आहेत त्यांनी काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित केलेत. आणि म्हणून ही सेल्स डिपार्टमेंटची जी अधिकारी मंडळी आहेत ती आज आता आपल्याबरोबर आहेत. आणि मला पडलेल्या आणि कदाचित तुम्हालाही पडत असलेल्या अनेक प्रश्नांची उत्तरं मला त्यांच्याकडनं जाणून घ्यायची आहेत. तो अंशुल जी, मैं जो बता रहा था शायद मोटा मोटी तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो क्या है. तो मेरा सबसे पहला तो सवाल ये है कि ये सब कब होगा. ये होगा ही नहीं है 2019 के पहले. हमारी जो कट ऑफ डेट है एप्लीकेशन की डेट इज 24 दिसंबर 2018. यस, उसके पहले हमें सारी की सारी एप्लीकेशन सबमिट करनी है. आफ्टर दैट विल ओपन द बिड और ड्रॉ फ्लॉट्स. 2 टाइप के हमारे आउटलेट्स होते हैं, कंपनी ऑपरेटेड एंड डीलर ऑपरेटेड. तो कंपनी ऑपरेटेड के लिए हम बिडिंग पे जा रहे हैं, डीलर ऑपरेटेड के लिए ड्रॉ फ्लॉट्स पे जा रहे हैं. तो वी हैव अवर डेडलाइन टिल 24. उसके आगे के अभी हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं है कि कब बिडिंग ओपन होगी या फिर कब ड्रॉ फ्लॉट्स होगा. ऐसी कोई टेंटेटिव डेट नहीं है अभी. 24 इज द डेट. उस दिन लास्ट डेट है एप्लीकेशन का. तो अमूमन जब कोई भी एप्लीकेशन आता है, यस, हम जब उसको कोई एप्लीकेशन आने के बाद समय कितना लगता है हम लोगों को. सारी की सारी हमारी जो इस बार एप्लीकेशन है सारी ऑनलाइन है. तो आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन सबमिट करनी है. आइदर इट इज बिड, आइदर इट इज ड्रॉ फ्लॉट्स. ठीक है. 24 के बाद ऑन अ टेंटेटिव डेट आइदर विल ओपन द बिड एंड विल गो फॉर ड्रॉ फ्लॉट्स. तो हुएवर हैज द हाईएस्ट बिड और हुएवर विंस इन द लॉट. मेरा सवाल ये था कि इसके पहले का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो क्या कहता है कि अमूमन एक आउटलेट हमें देना है. ये सब प्रोसेस करने के लिए हमें कितने दिन लगते हैं. आपका कट ऑफ डेट रहेगा, उसके बाद आपकी बिड ओपनिंग होगी. देन द सिलेक्टेड कैंडिडेट ही विल गो फॉर कलेक्टर एनओसी. सो इट डिपेंड्स एक्चुअली कि आपका जो आउटलेट है इट्स ऑन नेशनल हाईवे और सिटी प्रमाइसिस के अंदर है तो प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. डिपेंड्स ऑन दैट. मिनिमम 1 ईयर रिक्वायरमेंट रहता है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर. ओके, तो वी कैन गो. इट मीन्स कि अगर इसी स्टैंडर्ड हिसाब से चले तो ये पूरा होने के लिए क्या लगता है गौरव आपको, कम से कम 1 साल तो लगेगा. सर डिपेंड करता है. अच्छा, डिपेंड करता है कि एनओसी कितना जल्दी है. यस, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद में वी हैव टू वेट फॉर गवर्नमेंट परमिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन. यस. तो जितना जल्दी गवर्नमेंट एनओसी आ पाए उतना जल्दी हम कर सकते हैं. नहीं, ठीक है ना, एनओसी आप- इन 4 आप मंथ्स. अगर एनओसी आपका 3 मंथ्स में आ जाता है सो 4 मंथ्स में आउटलेट ओपन हो जाएगा. अगर एनओसी 1 ईयर के बाद आता है तो फिर हमें 1 मंथ और 15 डेज कंस्ट्रक्शन के लिए लगता है. सो टेंटेटिवली डिपेंड्स कि कितनी जल्दी हमारे पास एनओसी आता है. चलिए मान लीजिए कि 4 महीने के अंदर भी हो सकता Yes. है. तो अब तो इलेक्शन आने वाले हैं, फिर उसकी आचार संहिता लगेगी. तो उस स्थिति में क्या आपकी कंपनीज काम कर पाएगी उसमें. एनओसी वी डोंट प्रोवाइड द एनओसी. दैट डिपेंड्स ऑन द कलेक्टर ऑफ Correct. कलेक्टर. यस, हाँ, तो हम मतलब सिर्फ लेटर ऑफ इंटेंट दे सकते हैं. उसके बाद जो डीलर हैं विल हैव टू गेट द एनओसी फ्रॉम नेशनल हाईवे एज वेल एज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. अगर वो लैंड जो है वो नेशनल हाईवे पे है, दैट्स इट. इफ द एनओसी इज देयर वी कैन गो फॉर कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन के लिए हमको कोई इशू नहीं होना चाहिए. यस, तो इट डिपेंड्स ऑन द कलेक्टर एनओसी है. जितना भी आपका जो बेसिक चीज़ है वो कलेक्टर एनओसी पे ही जाएगा. तो आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा इसमें कम से कम. ऐसे अंशुल सर ने बोला है वही एनओसी जो एनओसी आता है गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट से आता है. जैसा हमको एनओसी मिल गया तभी हम पेसो लाइसेंस ले सकते हैं. जैसा लाइसेंस मिल गया तो आपका कंस्ट्रक्शन चालू हो जाता है.
डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन टू लोकेशन। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकली की अगर बात करें प्रैक्टिकलिटी की, तो उसके पहले हमें कम से कम 1 साल लगता था। अब तो इतने ह्यूज क्वांटम में, और हमें ये एक्सपीरियंस भी नहीं है कि इतने ह्यूज क्वांटम में, देखिए मैं आपको किसी क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली की बात कर रहा हूँ। अगर इतने सब एप्लीकेशंस आ रहे हैं तो इन सबको 4 महीने में निपटाना क्या पॉसिबल है? सर उसके लिए प्रोसेस पर सिंपल किया गया ऑनलाइन। हाँ, बता दीजिए। पहले जो प्रोसेस था वो डॉक्यूमेंटल प्रोसेस था, इसका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया और उसमें जो ड्रॉ होने वाला वो भी हमने उसको भी, जैसा कि प्रेस नोट में भी वो एक ऑनलाइन लकी ड्रॉ होगा। उसके बाद में जो, लेकिन उसके डेट्स तो आए नहीं है ना सर। ऑनलाइन लकी ड्रॉ की डेट्स जो हैं, जो एप्लीकेंट हैं उनको ईमेल आईडी के थ्रू प्रोवाइड किया यस, गया है। एसएमएस भी जाएगा और ईमेल आईडी भी जाएगा। टेंटेटिव डेट्स अभी हमारे पास नहीं है। तो अभी जो मोटा मोटी है वो 26 तारीख हमारा लास्ट है। 24 तारीख मी आपल्या महाराष्ट्रातल्या प्रेक्षकांना सांगू इच्छितो, या तिन्ही कंपन्याचे जे आउटलेट्स आहेत महाराष्ट्रातले, त्यांच्यासाठीचे जे अर्ज आहेत म्हणजे देशभरातले, त्याची तारीख आहे 24। परंतु या तीनही अधिकाऱ्यांचं जर आपण ऐकलं तर याचा अर्थ असा होतो की एक्झॅक्ट ड्रॉ केव्हा काढले जाणार आहेत ते आपल्याला माहिती नाही आहेत। आता त्यातली अडचण अशी आहे की मोदींच्या म्हणजे केंद्र सरकारच्या निवडणुकीची आचारसंहिता जानेवारीमध्ये लागेल आणि त्याच्यानंतरचे 3 ते 4 महिने आपल्याला काहीही करता येणार नाही। त्यामुळे पहिला जो मुद्दा आहे, विरोधक जे म्हणतात की हा निवडणुकीचा प्लॅंक आहे, तो तर पहिला मुद्दा लगेच क्लिअर होतोय की हा निवडणुकीचा प्लॅंक असू शकतो, कारण 4.5 वर्षामध्ये तुम्ही काही केलं नाही आणि 4.5 वर्ष संपत असताना तुम्हाला ह्या गोष्टीची जाणीव झाली की देशभरामध्ये आपल्याला रोजगार निर्मिती करायची आणि त्यातून ते आलंय का असा जो आरोप होतोय त्याला इथे तर पुष्टी मिळालेलीच आहे कि ते इतना लवकर होना शक्य नहीं है। तो मेरा दूसरा सवाल जो था, इसमें कोई रिजर्वेशन की बात आई है, ओबीसी के लिए इतना रखा है, एसटी के लिए इतना, जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन है वही है इसमें भी। तो उसको वेरीफाई कैसे करेंगे? जो आप, हाँ जी बिल्कुल, वेरीफाई उसको बहुत इजीली कर सकते हैं। सारा का सारा ऑनलाइन है, सारी की सारी लोकेशंस ऑनलाइन है, ठीक है। और लोकेशन में हमने मेंशन कर रखा है, लोकेशन इज फॉर जनरल, एसटी, ओबीसी और ओपन है वो। हाँ, तो लेकिन कैन काउंट नंबर्स फ्रॉम देयर। नहीं, अब तो ऐसा कि किसी ने ओबीसी का सर्टिफिकेट दे भी दिया आपको, तो उसको वेरीफाई नहीं करना आपको, वो एंड में ही आपको वेरीफाई करना है उसको? नो नो नो, उसके बाद वेरिफिकेशन हमारा अलग से होगा। अच्छा, यस यस, एप्लीकेशन में ही हैज टू जस्ट गिव द डिटेल्स। उसके बाद हमारा फील्ड वेरिफिकेशन कमेटी जाएगी, विल चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स, नॉट ओनली द कास्ट सर्टिफिकेट, 10th पास सर्टिफिकेट, दीज ऑल थिंग्स विल आल्सो बी चेक्ड। सो उसके लिए तो समय लगेगा, जो डॉक्यूमेंट आए हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने का टाइम तो इसके लिए लगता है। तो जो प्रीवियसली था वो उसके लिए कितना समय लगता था? प्रीवियसली जब कोई भी एप्लीकेशन आता था और मान लीजिए 20 एप्लीकेशन आए हुए हैं, तो उसके लिए कितना समय लगता था? सर वो लोकेशन वाइज डिपेंड करता है, किसी लोकेशन में ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं, किसी लोकेशन में कम। फिर मान लीजिए ज़्यादा एप्लीकेशन वाली बात करें, एप्लीकेशन वाली बात है तो हर चीज़ का स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है, स्टैंडर्ड टाइमलाइन सेट है, उस टाइमलाइन के अंदर हमें करना होता है, कंप्लीट करना होता है। वील गेट द टाइमलाइन फ्रॉम द कंपनी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने में इट इज़ अ डे अफेयर, एक ही दिन लगता है। वील गिव अ प्री डेट कि इस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए हम लोग आएंगे, 1 डे अफेयर इट विल फिनिश्ड। ये सारी डिटेल्स ब्रोशर में अवेलेबल है, Yes. उसके अंदर पूरा टाइमलाइन के साथ कितने टाइम इसमें तो टाइमलाइन नहीं है, इसमें तो सिर्फ आपको एप्लीकेशन करना है। 26 को एप्लीकेशन करना है, फिर उसके 24 को हे चूक अशी व्हायला लागली की एका जाहिरातीमध्ये ते, मैं ही क्लियर कर देता हूँ, एका जाहिरातीमध्ये ते 26 तारीख आलेली आहे, कौन सी कंपनी से आहे? भारत पेट्रोलियमची जी जाहिरात आली आहे त्याच्यामध्ये 26 तारीख आलेली आहे, ॲक्च्युली ती 24 तारीख है। अच्छा, तो इस बार जो एप्लीकेशन आने वाले हैं, मोटा मोटी उसके डिटेल्स थोड़ा बताएंगे, जो देख रहे हैं कौन कौन लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्या कंडीशंस है, और जो डबल डीलरशिप वाली भी आपने बात कही थी, तो वो सब थोड़ा एक बार क्लियर ही कर दीजिए, जो देख रहे हैं उनको पता चलेगा। हमारा 2 टाइप का एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, वन इज कंपनी ऑपरेटेड, अदर इज डीलर ऑपरेटेड। कंपनी ऑपरेटेड वी आर गोइंग फॉर बिडिंग, तो बिड विल स्टार्ट फ्रॉम 30 lakhs फॉर ओपन कैटेगरी, ठीक है। और ड्रॉ ऑफ लॉट्स में हमारा जो सेकंड है डीलर 30 लाख की क्या बात कर रहे हैं? 30 lakhs से बिड स्टार्ट होगा, जो बिडिंग क्वांटिटी है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 30 lakhs। 2 कैटेगरी, देयर आर बेसिकली 2 कैटेगरीज, बिडिंग एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स। बिड स्टार्ट फ्रॉम 30 lakhs। ड्रॉ ऑफ लॉट्स में जितने भी कैंडिडेट आएंगे उनके लिए बिडिंग अमाउंट कुछ भी नहीं है, देयर इज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट और एक फीस और है, ठीक है। तो देयर आर 2 ड्रॉ ऑफ लॉट्स एंड बिडिंग, 2 अलग अलग Yes. आपको एप्लीकेशन आने वाली है, एक जो है ड्रॉ के लिए Yes, आएगी, एक bid के और लिए बिड के आएगी। लिए Yes, आएगी, they और are बिड की side- जो अमाउंट है मिनिमम 30 lakhs। लाख, They are side dependent, 30 30 लाख, lakhs, ओके। साइड डिपेंडेंट है, मतलब पहले से तो उससे कम है कोई? नहीं नहीं नहीं, स्टैंडर्ड है। आरओ के लिए अलग है, केएसके के लिए अलग है। हमारे 2 टाइप के आउटलेट्स होते हैं, एक रूरल के लिए होता है, एक अर्बन के लिए होता है। तो रूरल के लिए मिनिमम 30 lakhs है, और अर्बन के लिए रूरल के 30 lakhs है, अर्बन के इसके लिए रूरल के सेम है ना दोनों के लिए, ओके। कोई भी है अच्छा, ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी एकच आहे, म्हणजे 2 पद्धतीचे अर्ज आहेत, एक तुम्ही जो ड्रॉमध्ये सहभागी होणार आहात तो,
आणि जो डीलरशिप Yes. जो Dealer operated. डीलर ऑपरेटिंग आहे त्याच्यासाठी 30 लाख रुपये मिनिमम तुम्हाला बिडिंगची प्राइस Yes. आहे तो आपको पहले 30 लाख रुपए आपके नहीं, अकाउंट नहीं, में नहीं, 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 बैंक हमारे- सर्विसेज देनी है उसके लिए कुछ भी नहीं देना, उसको 20% देना है, तब हम 10% देना है, 10% देना है, तब हम वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे. ओके द अमाउंट हैज टू बी गिवन आफ्टर द लेटर ऑफ इंटेंट इज अवॉर्डेड. लेटर ऑफ एनओसी के बाद दे देंगे पूरा पैसा. कलेक्टर एनओसी के बाद आपका पूरा डिपॉजिट कर रहा है, उसके पहले आपको सिर्फ 10% देना तो ये डिपॉजिट कहाँ करना है है कंपनीज को. जो जिस कंपनी की जिस भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं आपको वहाँ डिपॉजिट करना. अच्छा और ये लेटर ऑफ एनओसी जो देगा Collector डिस्ट्रिक्ट NOC, yes. डीएम जो देगा Yes. वो क्या चेक करेगा उसके पहले उसमें काफ़ी डिपार्टमेंट्स के पास जाता है ये. हाँ. पुलिस, टाउन प्लानिंग, पीडब्ल्यूडी. अगर नेशनल हाईवे पे लैंड है तो नेशनल हाईवे के पास जाएगा, अगर स्टेट हाईवे पे है या फिर पीडब्ल्यूडी के प्रीमाइसेस में तो उनके पास जाएगा. तो ऑल दीज चेक्स आफ्टर दैट कलेक्टर विल गिव फाइनल एनओसी कि आप आउटलेट सेटअप कर सकते हैं. सेफ्टी Safety norms, नॉर्म्स, यस. एंड देन वन अप्रूवल हैज टू बी टेकन फ्रॉम एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट बॉम्बे. तो वहाँ से भी एक अप्रूवल आएगा. आफ्टर दैट वी ये उसका तो ऑफिस नागपुर में है हेड ऑफिस हाँ बॉम्बे में भी, दोनों जगह है. मैं भी है, बॉम्बे में भी है. तो जब एनओसी आएगा पहला तो एप्लीकेशन हो गया उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से एनओसी लेना है Yes. उसके लिए सब ये जो आप बता रहे हैं उसका क्लिअर करना आहे. तुम्ही विचार करा मी हे प्रश्न जाणीवपूर्वक तुम्हाला समजावे म्हणून विचारतोय कारण किती काळ लागू शकतो त्याचा आपल्याला आता विचार करायचा आहे. तो एनओसी हो गया फिर उसके बाद जो ड्रॉ वाले हैं वो क्या करेंगे और जो डिपॉजिट वाले हैं वो क्या करेंगे. ड्रॉ वालों का तो पहले ही पूरा क्लियर हो जाएगा कि हु इज विन्स इन द लॉ ड्रॉ. उसके बाद उनका एनओसी चला जाएगा और डिपॉजिट वाला 10% पहले दे देगा. उसके बाद ड्रॉ वाले का कैसे क्लियर हो जाएगा. ड्रॉ हुएवर विल विन इन द ड्रॉ ही विल बी गिवन एलओआई, ही विल परस्यू द एनओसी. वो एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे. वंस ही गेट द एनओसी अच्छा पहले तो ड्रॉ ही आएगा वी विल फिर- सेपरेट. यस, वी विल सेपरेट. ओनली वन एलओआई विल बी अवॉर्डेड. एक ही एलओआई मिलेगा एंड ही विल गो. सबको एनओसी के लिए हम नहीं बोल सकते ना. तो ओनली वन पर्सन विल परस्यू द एनओसी. उनको एनओसी मिल जाएगा, ही विल गो फॉर द आउटलेट. जो ड्रॉ में है यस, हु विन्स और जो बिडिंग में है वो है हाईएस्ट बिडर. अच्छा हाईएस्ट बिडर, या तो मान लीजिए शोलापुर में एक पेट्रोल पंप हमको देना है मुंबई पुणे हाईवे पे तो वहाँ पे एक बिडिंग मतलब आपको बिड करना है ओके. तो वो तो स्टार्ट होगा 30 लाख से यस. और जो ज़्यादा बोलता जाएगा उसको मिलेगा. नो नो, दिस इज नॉट. आप बोल नहीं सकते. आपको वन टाइम बिड है एंड दैट विल ओपन. अच्छा. दिस इज अ वन टाइम बिड. फार क्लियर झालं हाँ. दिस इज अ वन मान टाइम लीजिए हम 4 लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं सबमिट करने से पहले आपको बिड. तो ये चर्चा करके करने हैं या अपने आप के तौर से मतलब जो रिंग करके लोग करते हैं उस तरीके से नहीं होगा ये. कैसे हो सकता है? मिलना तो एक ही को है ना. कैसा पता चलेगा कौन नहीं हो सकता है लोग मतलब एक ही घर के 4 लोगों ने भरा हुआ है ओके. तो एक उसको हम कैसे चेक करेंगे. ही घर का 4 लोग अगर भर रहे हैं तो वो मिनिमम 30 लाख ही भरेंगे ना. वो आपस में क्यों बढ़ाएंगे बिड अमाउंट. हो सकता है ना मुझे मिलना है और वहाँ पे किसी और को चांस नहीं. हाँ सेल्फ इंटरेस्ट है ना उनका. अगर वो किसी नहीं अगर ये बात कहीं आई क्या आपके चेकलिस्ट में ये बात आई क्या कि कैसे? ऐसा भी हो सकता है कोई रिंग भी कर सकता है फैमिली से. ऐसा कोई क्लियरेंस नहीं है उसके ऊपर. जो हाईएस्ट बिडर होगा Yes. उसको उनको मिलेगा. देना है उनको. अच्छा मेरा एक जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि अमूमन कोई भी पेट्रोल पंप अगर फ़ायदे में चलाना है तो उसको रोज़ कितना पेट्रोल और डीजल बेचना पड़ता है. सर ऐसा कुछ नहीं है. इस बार जो मार्जिन सेट किए हैं मिनिस्ट्री ने लास्ट ईयर जो Last year दे आर वेरी गुड मार्जिन्स. Nobody is saying this. When I talk to the many people, okay, just clear your first thing. हाँ. तो मार्जिन्स आर वेरी गुड. उसके अंदर प्रॉफिट और प्रॉफिट हर चीज को कंसीडर करके ही वो मार्जिन सेट किए हैं. प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन द वे यू डू बिजनेस आल्सो. देखिए मेरे पास जो आई है इन्फॉर्मेशन 120 या 130 किलो मतलब 1 किलो Okay, इक्वल टू 1000 1000 yes. बराबर. Yes. 120 या 130 अगर वो आप नहीं कर पाते हो तो आपका पेट्रोल पंप किसी भी हालत में फ़ायदे में नहीं रहता है. तो आप सबसे बड़ा जो क्योंकि आप लोग सिर्फ सेल से जुड़े हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सबसे बड़ी जो दिक्कत इसमें ये है कि जो पेट्रोल पंप लेंगे ना तो उनको ये फ़ायदे में रहेगा या फिर पहले जो एग्जिस्टिंग है उनको वो फ़ायदे में रहेगा. 120 130 के अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और इसकी पूरी कैलकुलेशन आपको देखनी नहीं, पड़ेगी. बता दीजिए क्योंकि मैं मान लीजिए कि मैं बहुत अनाड़ी प्रेक्षक हूँ जो ये देख रहा है तो उसको तो समझ में आना चाहिए कि वो कैसे करेगा उसको कैसे फायदे में रहेगा. सर जो डीलर कमीशन सेट किया है मैं डीलर कमीशन की बात नहीं कर रहा हूँ. अगर मिनिमम ये इतना बेचा नहीं जाता है तो मुझे फायदे में नहीं है. मैं फायदे में नहीं रह सकता हूँ. ये सबसे बड़ा इसमें ऑब्जेक्शन आया है कि आप जितने 56,000 जो एप्लीकेशन आ रहे हैं ये तो खुद भी डूबेंगे और जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उनको भी लेके डूबेंगे. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है. बता दीजिए फिर जो देख रहे हैं उनको बता दीजिए कि कैसे है मतलब कैसे पॉसिबल है. प्रॉफिट विल डिपेंड्स एक्चुअली हाउ मेनी पीपल्स आर एम्प्लॉयड ऑन द पंप.
डिफरेंट थिंग, एम्प्लॉयमेंट इज अ डिफरेंट सेम थिंग। थिंग। आप बताइए मेरे को, इफ वी आर गेटिंग अ लॉरी, ठीक है, 20,000 और 20,000 केल, हमारे मार्जिन पहले से ही सेट है, तो प्रॉफिट विल ऑब्वियसली डिपेंड कि आप लोग कितने एम्प्लॉय कर रहे हैं उस आउटलेट पे, आपका सेल्स पोटेंशियल कितना है, आर यू परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द सेल्स पोटेंशियल और नॉट, आपके ट्रेडिंग एरिया का पोटेंशियल कितना है। लेकिन जो नई चीज़ उसमें आएगी, मान लीजिए 2 मॉल बने हैं यस, शोलापुर में या किसी भी बड़ी सिटी में, डिमार्ट की बात कीजिए, तो उसका तो प्रॉफिट डिवाइड होने वाला है। सर ऑब्वियसली और उसी हिसाब से ये तो मानते हैं ना आप कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं इनको तो इसमें घाटा होगा ही होगा। सर जिस तरह से हमारे पास डेटा है और जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसी हिसाब से 8% और 4% से, तो that उसी is हिसाब से growth हमने, of यस, industry। ग्रोथ के हिसाब से, फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से हमने जितने भी आउटलेट सेलेक्ट किए हैं जहाँ पर एप्लीकेशन हमारे आ रहे हैं वहीं से डाले हुए हैं अकॉर्डिंग टू डाटा जो हमारे पास है कि इस मार्केट में हमारा ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो उसी हिसाब से तो हमारा ये सर्वे कब हुए और किसने की? ये सारे फील्ड ऑफिसर्स ने ये सर्वे किए हुए हैं। ये कब हुए सर्वे? सर्वे हमारे पूरे टेन्यूर में हम लोग सर्वे पूरा हमेशा ही देखते रहते हैं, वी आर अवेयर कि कौन सा मार्केट में हमारे तो पास आप ये potential बता रहे हैं कि उस सर्वे के हिसाब से ही सब, आप तो बिल्कुल ही चुप हैं, क्या लगता है आपको? मतलब ये जो सर्वे आए हैं उसी हिसाब से हो रहा है या? नहीं, ये सर्वे मतलब देयर इज नॉट एग्जैक्टली कॉन्क्रीट सर्वे। हर साल में आपने कितना केयर बेचा ऑल ओवर इंडिया में कैलकुलेट होते हैं, कंपनी से जो रिलीज हो रहा है हर साल का कितना डिफरेंस है, वही होता है ग्रोथ परसेंटेज, 8% है, 4%, कैलकुलेशन उधर से आ जाती है। तो हर पेट्रोल पंप अभी जो एग्जिस्टिंग है वो फायदे में है, बिल्कुल फायदा है। उसमें कोई उसको नुकसान नहीं है। हाँ गौरव, प्रतीक? बिल्कुल definitely, अगर लॉस में कोई ऑपरेट नहीं करेगा लॉस में अगर कोई बिजनेस ऑपरेट करेगा नहीं, नहीं करेगा, क्योंकि मैं सवाल पूछूंगा आपका, क्योंकि वो क्यों करेगा ये भी मैं पूछूंगा। तो अभी जो प्रतीक आप कह रहे हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग है उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ, नहीं, तो उसके लिए आप एक थ्योरी बता रहे हैं कि जो एवरेज ग्रोथ है वो क्या है? एवरेज ग्रोथ जो है वो पेट्रोल में 4%, 4%, डीजल में 8% है। जो ऑल ओवर इंडिया ये ग्रोथ है, कुछ स्टेट में ज़्यादा है, कुछ स्टेट में कम है, तो ये ऑल ओवर इंडिया का एक फिगर है। अच्छा, तो और एक सेंट्रल के एक मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 2025 में पेट्रोल और डीजल की जो लागत है वो कम हो जाएगी और उसके जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके आएंगे और फिर और किसी नॉन कन्वेंशनल पे स्विच होंगे। तो ये बात नहीं आती कि आपकी विल सेल्स स्टिक टू द क्वेश्चन रिलेटेड No, टू no, द it is एडवर्टाइजमेंट, related. No, 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 no. एडवर्टाइजमेंट ओनली। हम तो इधर कॉन्फ्रेंस थे इसीलिए। अरे This सही is related to है, the आप advertisement, सेल्स से है ना, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई पॉलिसी में ये बता रहा है कि 2025 में हमको उधर स्विच करना है, हम लोग इधर पेट्रोल पंप बेचने के लिए बैठे हैं, आप लोग जो है बिड इनवाइट कर रहे हो, तो क्या ये पॉसिबल है? ये सेल्स के तरीके से ही मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि दुनिया एक तरफ जा रही है, हम लोग पेट्रोल और डीजल की पंप लेके बैठे हुए हैं। जो भी चीज़ अवेलेबल होगी, जो भी ऑल्टरनेट फ्यूल होगा, उसको भी कस्टमर्स को प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई स्टेशन, क्योंकि आज ही देखिए, आज ही एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई कि बायो फ्यूल का एक पंप औरंगाबाद में खुला है। ओके, सही है, आपने पढ़ी होगी। अगर उस स्थिति में हम लोग क्यों इतने 50-60 हज़ार एप्लीकेशंस मंगा रहे हैं, और आपको कितना ऑप्टिमिस्टिक आप लोग लगते हैं, क्योंकि आप सेल्स से इतने हायर पोजीशन पे बैठे हो। सर जो भी नया ऑल्टरनेटिव फ्यूल आएगा उसको भी कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, अवेलेबल कराने के लिए स्टेशन ऑपरेट करना पड़ेगा। डेफिनेटली वी विल थिंक ऑफ फ्यूचर आल्सो, जो हम ये नए डेवलपमेंट्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अगर कोई ऑल्टरनेटिव फ्यूल आता है विल इनकॉर्पोरेट, विल स्विच। हम लोग ऑटो एलपीजी सीएनजी पे ही स्विच कर ही रहे हैं अभी। हमारे लेकिन अभी एग्जिस्टिंग तो सोचा नहीं है हमने, अभी तो सोचा नहीं है। एग्जिस्टिंग आउटलेट्स पे ही हम सीएनजी और ऑटो एलपीजी पे भी स्विच कर रहे हैं। ठीक है, We are अब मैं switching. तीनों को एक सवाल पूछता हूँ, Yes. और बहुत ही फ्रैंक मुझे बता देना कि हमारी एग्जिट पॉलिसी क्या है? देर इज नो एक्झिट पॉलिसी ॲट ऑल. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, मी जेव्हा रिसर्च केला तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की एखाद्याने पेट्रोल पंप घेतला तर त्या पेट्रोल पंपातनं बाहेर पडणं हे इतकं सोपं नाही आहे. मैं ये बता रहा था, देर इज नो एग्जिट पॉलिसी. यू हैव टू जस्ट रिजाइन. आपको एक लेटर सबमिट करना है दैट यू कैन रिजाइन. जो लैंड आपको दी गई है, किसी भी ऑयल कंपनी को दी गई है, वो तो छोड़ी नहीं जाती है किसी भी हालत में. आफ्टर आवर लीज पीरियड वील ऑब्वियसली नो, इट मीन्स कि इफ आपने किसी भी कंपनी के साथ में 25 साल का एग्रीमेंट किया है और मैं 2 साल में पेट्रोल पंप छोड़ना चाहता हूँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. वी आर पेइंग द रेंटल. अगर हमने लीज किया है, मुझे नहीं, अभी वो मुनाफे पे नहीं है. मैं बात कर रहा हूँ एग्जिट पॉलिसी की. कोई एक जो 56,000 लोग जो हैं, इसमें से किसी को एग्जिट करना है तो वो क्या करेगा? रिजाइन फ्रॉम द डीलरशिप. ओके, बता दीजिए उसकी प्रोसेस क्या है. बताइए. सिंपल प्रोसेस है, आपको रेजिग्नेशन देना होता है कंपनी में. यस, यू हैव टू गिव अ रेजिग्नेशन लेटर दैट यू आर नॉट. उसके बाद में उसको प्रोसेस करते हैं एग्जिट पॉलिसी से. और जो उसने जो अमाउंट डिपॉजिट किए हैं एज ए एडवांस,
सर जो भी फिक्स डिपॉजिट रहता है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो यूएसडी को रेजिग्नेशन विल मिल रिफंड, जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, आप भी बता दीजिए। सेम या same वी आहे. जस्ट रिक्वायर्ड अ रेजिग्नेशन लेटर, उसके बाद जो भी उनका रिफंडेबल डिपॉझिट आहे विल रिफंड इट। आता मी जी माहिती घेतली ती अशी आहे की एक्झिट पॉलिसी नसल्यामुळं बऱ्याच लोकांना त्याचा त्रास होतो, इतकं ते सोपं नसतं आणि बरेच पेट्रोल पंप चालक हे आत्ता तुलनेनं असं म्हणतात की ह्या 56,000 आल्यानंतर बरीच अडचण होणार आहे आणि एक्झिस्टिंग आहेत त्याच्यामध्ये त्यांना तसं ते परवडत नाही आहे। तो मैं तो पॉलिसी के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, ना तो कोई पॉलिटिकल इशू के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। तो अगर ये किसी को ड्रॉ में मिल जाता है पेट्रोल पंप और वो नेशनल हाईवे पे है, आप मुझे रूरल का बता दीजिए और नेशनल हाईवे का आप मुझे बता दीजिए कि उसको मिनिमम क्या करना है और उसको कितने पैसे लगेंगे, दोनों टाइप्स में बता दीजिए। देखिए टोटल आपको हमारा ब्रोशर पढ़ना पड़ेगा इसमें पैसे के लिए, तो नॉन रिफंडेबल, रिफंडेबल ऑफ कोर्स बिडिंग के बाद, ठीक है। और एनओसी में देयर इज ओनली वन डिफरेंस कि उनको एनएचआई का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, रेस्ट ऑल प्रोसीजर इज सेम। नहीं, एस्टेब्लिशमेंट की मैं बात करूँ, उसको अगर पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे पे करना है, शुरू करना है, तो उसको कितना कम से कम इन्वेस्टमेंट लगेगा? यस, बिडिंग, इफ देयर इज अ बिडिंग, कंस्ट्रक्शन विल बी डन बाय द कंपनी। Okay. हम लोग पूरा बना के देते हैं, ठीक है। कैनोपी ड्राइव और टैंक पंप्स तो हम हर चीज़ में फ्री देते ही हैं। और अगर वो ड्रॉ फ्लॉट्स में जा रहा है देन कंस्ट्रक्शन हैज टू बी डन बाय द डीलर, ओके, बट देयर इज नो बिडिंग अमाउंट, दैट्स इट। अच्छा, तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा? उसको खुद को टेंटेटिव डिपेंड्स करता है उनकी जमीन कितनी बड़ी है, बिकॉज इफ आई एम गोइंग फॉर पेवर, हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है एज ए कंपनी? 30/45 हमारी एनएच पर रिक्वायरमेंट है मिनिमम, तो 30 बाय स्क्वायर मीटर्स, 30/40 स्क्वायर मीटर। 45 मीटर्स डेप्थ एंड फ्रंटेज। अच्छा, हाँ, तो उनकी लैंड कितनी बड़ी है, कितना पेवर ब्लॉक हो रहा है, कितना बड़ा कैनोपी वो बनवा रहे हैं, 3 पिलर्स 2 पिलर्स, तो इन्वेस्टमेंट विल डिपेंड। तो मिनिमम कितनी होगी अगर उसकी कैलकुलेट हम लोग करते हैं? लैंड की छोड़ दीजिए क्योंकि तो वो वेरी हो जाएगा हर जगह पे, अगर कंस्ट्रक्ट करना है हम लोग। कंस्ट्रक्शन में भी एक्चुअली वेरी करेगा साइज से थोड़ा। ठीक है, आप मिनिमम बता दीजिए, जो देख रहे हैं और जो एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो वो सोचेंगे कि मुझे कम से कम इतना पैसा तो लगेगा। हाँ गौरव, प्रतीक। 20 सर उसके अंदर जो एप्लीकेशन कर रहे हैं, उस एप्लीकेशन में उनको एक अमाउंट लिखा हुआ है, दैट इज द मिनिमम अमाउंट। व्हाट इट इज? इट डिपेंड्स, For- अलग साइड पे अलग-अलग है और अलग-अलग सेल। आपकी कंपनी का कितना है? सर वो कंपनी का नहीं, ठीक है, Specific, रूरल का बता that's दीजिए, not- that's रूरल not का मुझे company बता दीजिए। specific. ठीक है, ठीक, That's रूरल का सेल पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड। हम 4 एग्जांपल दे देते हैं, ये चलिए। जब आप फॉर्म भरेंगे हम्म। तो दीज बोथ अमाउंट्स विल बी गिवन, द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द आरओ एंड अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो अभी तो कोई मतलब ये नहीं नहीं, हमने डोंट हैव कोई- टू सबमिट एनीथिंग। ठीक है, Yes. अगर मुझे एप्लीकेशन करके पेट्रोल पंप लेना ही है Yes. तो मेरे पास मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए? आप व्हेन यू सबमिट द एप्लीकेशन ये डिटेल्स भी आपको उस टाइम मिल जाएगा। डिपेंड्स एक्चुअली आपका बिडिंग में है, ड्रॉ फ्लॉट्स में है, रूरल में है, अर्बन में है, सो इन्वेस्टमेंट एंड रनिंग ऑपरेशन बहुत कैपिटल डिफरेंस। चलिए हम लोग कंपैरिजन करते हैं पहले जो एस्टैब्लिश हुए हैं उनका, ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। डेटा एक्चुअली हमारे पास अभी नहीं रहेगा उसके। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। Okay. रूरल में जो इसके पहले प्रतीक जो लगता था पेट्रोल पंप एस्टैब्लिश करने के लिए, वो कितना पैसा लगता था? सर रूरल में इससे पहले जो फिक्स डिपॉजिट है वो सेम है जो कंपनी। जितना कितना है मतलब रूरल में कितना है? 50,000। 50,000, ओके। उसके बाद में यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है दैट डिपेंड्स, आप किस साइज का आउटलेट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, वो कितना हो सकता है? आउटलेट में आप क्या क्या फैसिलिटी देना चाहते हैं। फैसिलिटी तो बाइंड है ना शायद मेरे ख्याल से। ना ना नहीं नहीं, वो कभी कुछ कंपल्शन अच्छा। नहीं है। तो ओनली डिपेंड्स कि कस्टमर को एक डीलरशिप कितना मिनिमम फैसिलिटी देना चाहती है। जो मैंडेटरी है एज पर एमडीजी वो है, और जो कंस्ट्रक्शन के जो इन्वेस्टमेंट है दैट टोटली डिपेंड्स ऑन डीलरशिप। तो मिनिमम कितना लगेगा, यही तो सवाल है। देयर इज नो पहले की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम बता दीजिए फिर। हाउ मच फॉर एनी पेट्रोल पंप आउटलेट, हाउ मच मनी यू नीड टू हैव इन योर ओन पॉकेट? Sir, for setting up any retail outlet, Yes. in rural or in urban area, करेक्ट, it totally depends on the dynamic of the market. ठीक है ना, कोई भी एग्जांपल बता। शोलापुर की बात कर लेते, चलिए। तो शोलापुर की अगर बात करते हैं तो there is, जैसे आप latest- अर्जुन कितना पैसा आप बता दीजिए, कोई भी आप कंपनी। लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट्स की अगर बात करते हैं हाँ। तो उसमें हर फील्ड के अगेंस्ट में मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द कैपिटल We have already given that requirement. हाउ मच, क्योंकि देख रहे हैं तो सबको पता तो चले। अब दिया है ये आपने, वो बता भी दीजिए ना कि कितना पैसा चाहिए आपको। मान लीजिए शोलापुर 1 crore जैसे, NH. हाउ मच? 1 crore on NH. 1 कोटी रुपये पेट्रोल पंप एस्टॅब्लिश करण्यासाठी तुमच्याकडे पैसे पाहिजे. For draw plots, this is for draw plot. Bidding of course we will construct. दोन पद्धतीचे आहेत. एक ड्रॉ मध्ये तुम्हाला मिनिमम 1 कोटी रुपये पाहिजेत और बिडिंग में तो कितना भी पैसा लग सकता Yeah, है। minimum is 30 lakhs and मिनिमम 30 हाँ, lakhs. 30 लाख रुपए जो तुमची डिपॉजिट अमाउंटच आहे तो वो 1 करोड़ से आगो ही जाएगा। So 1 crore नहीं, we'll- includes construction cost as well as cost of the
I got your point. तो वो तो ड्रॉ के लिए हो गया. construction cost is not required ना then In that case, yeah, correct. then it's not In that required. case, yes. उसमें- So it can go from minimum 30 lakhs में भी हो सकता है. Correct. There is no other bid, आप 30 lakhs में बना दीजिए. So that's that. So minimum we can set at 30. वो आपका 30 बन जाएगा. Maximum so we can't decide because कितने bids आते हैं वो हमको भी नहीं पता अभी तक. अच्छा. Yes. अब as per market requirements अलग-अलग तरह का कंस्ट्रक्शन है. Yes. कहीं पर छोटा आउटलेट चाहिए होता है, कहीं पर बड़ा आउटलेट चाहिए होता है. टोटली डिपेंड्स ऑन मार्केट डेवलपमेंट. अच्छा, तो ये छोटा और बड़ा क्या होता है मतलब? साइज के हिसाब से. If you're yes. अच्छा, हाईवे पे है तो क्या जब होगा? आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ है, आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू वांट अ बिग आउटलेट. अगर आपको पार्किंग भी उसी जगह देनी है, आपका ट्रैफिक पंप पे बहुत ज़्यादा है, ऑफ कोर्स यू विल नीड अ बिग आउटलेट ऑन हाईवे. तो आपका डेवलपमेंट भी उसी टाइप से ये रहेगा. हर दिन के सेल पे नहीं होगा, मतलब आपके पास जगह कितना अवेलेबल है उसी पे होगा या सेल पे होगा? अगर मेरे पास मेरा आउटलेट है तो जिसका मेरे पास एनओसी है, इफ आई वांट टू डेवलप द साइट्स आल्सो कि मैं ढाबा बनाना चाहता हूँ, मैं पार्किंग बनाना चाहता हूँ, तो वो डिपेंड करेगा. इट डिपेंड्स ऑन द वे आई डू बिजनेस. अच्छा, मेनली हाईवे पे हम बिजनेस कितना कर तो सकते हैं. मेरा आप तीनों को ये सवाल है सुरेश कि अगर किसी अनएम्प्लॉयमेंट वालों को एम्प्लॉयमेंट हमें देनी है तो उसके पास तो 1 करोड़ कहाँ से हो गए यार? इवन जब हम पेट्रोल पंप खोलते हैं तो सिर्फ डीलर को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है इसमें सर. अगर मेरे पास मेरा पंप हाईवे पे है तो तो नहीं, मैं एक तो- मैनेजर भी एम्प्लॉय नहीं, करूंगा, नहीं, मैं 4 कस्टमर अटेंडेंट भी एम्प्लॉय अंशुल, करूंगा, मैं क्लीनर सवाल भी ये employ है, करूंगा. Yes. सवाल ये है कि इसमें तो जिसके पास पैसे है उसी को वो मिलने वाला है. मिनिमम उसको 1 करोड़ रुपए तो होना चाहिए. इज दिस अ फैक्ट और नॉट? 1 करोड़ आपका रिक्वायरमेंट क्या? बिल्डिंग अगर आप 30 में कर देंगे तो वो तो 30 में दोनों का ये मत कर दीजिए, मिक्स मत कर दीजिए उसमें. आई एम दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हैव टू रीड द ब्रोशर वेरी केयरफुली. इसमें काफी सारी चीजें I हैं, get काफी your सारे point. पार्ट्स हैं. अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम ऐसी कैटेगरी में मानते हैं, दोनों भी कैटेगरी में, बिल्डिंग वाली कैटेगरी में भी आपके पास कम से कम 30 लाख रुपए चाहिए. बिल्डिंग वाली कैटेगरी हमारे पास करेक्ट. चाहिए. और जो खुले ड्रॉ में है उसके लिए तो आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपए नहीं चाहिए. नहीं, इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है. हाँ. अगर एप्लीकेंट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, Correct. वी विल गो फॉर ड्रॉ फ्लॉट्स. ओके, एंड बट वी विल कंस्ट्रक्ट द आउटलेट. फॉर SC and ST Yes. and for rest ओपन वी विल नॉट, ऑफ कोर्स. ओपन द पॉलिसीज. तो SC और ST के लिए कितना होगा फिर उसमें? एसटी और एससी के लिए एक्चुअली उनका रन करने के लिए भी हम लोग कॉर्पस फंड प्रोवाइड करते हैं. करेक्ट. ठीक है, वो तो पॉलिसी है. यस दैट्स आवर पॉलिसी. तो और इन्वेस्टमेंट में भी सारा कंस्ट्रक्शन हम ही करके देते हैं. सो दे हैव टू जस्ट सबमिट द नॉन रिफंडेबल आपका डिपॉजिट. उनका डिपॉजिट वो मिनिमम कितना होगा? 5 lakhs, 3 lakhs. 3 लाख. Yes, that's the minimum. So minimum we'll go for 3 lakhs. ओके. Yes. मी जरा समअप करतो या तिघांच्या मध्ये. SC आणि ST चे कॅन्डिडेट असतील तर त्यांना 3 लाख रुपयाची गरज आहे. बाकीच्या सगळ्या कॅन्डिडेटला कमीत कमी 1 कोटी रुपये तुमच्या खिशामध्ये असायला हवेत. जर तुम्ही पेट्रोल पंपाचा विचार करत असाल आणि बिडिंग प्रोसेसमध्ये तुम्ही जाणार असाल तर 30 लाख रुपये तुमच्या खिशामध्ये असायला हवेत. Yes. बराबर है ना? बराबर है. अब तो ये तो क्लियर हो गया, हम लोग यहाँ पे आ गए. अब बिडिंग हो गया है, दोनों तरफ का हो गया है. अब कंस्ट्रक्शन की भी बात हो गई है. तो अब मान लीजिए कि किसी को प्रॉफिट में ये चलाना है, तो उसको मिनिमम क्या करना चाहिए और उसका कितना सेल होना चाहिए? ये मिनिमम सेल आई विल नॉट स्पीक अबाउट बिकॉज इट डिपेंड्स कि आपके पंप पे एम्प्लॉयड कितने लोग हैं. अच्छा, ठीक है. वो उसका Yes. कैलकुलेशन बता दीजिए ना. दैट विल, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, डीप कैलकुलेशन हो जाएगा. बट बिजनेस में लाइक पेट्रोल का सेल डिपेंड करता है आपका सर्विस कैसा होता है पंप पे. पेट्रोल इज सर्विस डिपेंडेंट. इवन आप भराते हैं पंप पे तो आपका सर्विस कैसा है, पंप साफ है, क्लीनलीनेस, दीज डिपेंड. और डीजल जो रहता है डिपेंड्स ऑन हैवी व्हीकल्स. तो वहाँ पर क्रेडिट आ जाता है बीच में बिल्कुल. कि या तो आपका लोकेशन बहुत अच्छा है या अलग डायनेमिक्स आ जाते हैं, पैरामीटर्स काफ़ी आ जाते हैं. आप कितना क्रेडिट दे सकते हैं, आपका खुद का कुछ बिजनेस है, कितने कॉन्टैक्ट है, कितने आप हाइपर एक्टिव हैं उसमें. तो पैरामीटर्स काफ़ी सारे हैं. अगर आउटलेट सिटी के अंदर है तो इवन ये लग रही कि अपने आप चल जाता है कि पेट्रोल सेल बहुत आ जाता है. यही होता है यार. देखो प्रतीक, ऐसा तो होता नहीं है. किसी भी शहर में 10 पेट्रोल पंप है तो उनकी आपस में इतनी बड़ी कंपटीशन चल रही है ऑलरेडी. हाँ, तो वो तो आपको पता ही है. तो मेरा सवाल ये था कि किसी भी पेट्रोल पंप वाले को जो ये सोच रहा है कि उसका एप्लीकेशन करना है तो वो उसको तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसका कितना सेल मिनिमम होना चाहिए डीजल और पेट्रोल का. As per class of market, Correct. वहाँ पे एक minimum volume criteria already है. क्या है वो? जैसे रूरल का क्लास ऑफ मार्केट 25 KL, 25 KL. इज मिनिमम फॉर डे? नो दैट्स फॉर फॉर मंथ. 25,000. 25K मतलब के कितना हो गया? 25,000. 25,000 लीटर फॉर अ मंथ. फॉर अ मंथ फॉर रूरल कैटेगरी. करेक्ट. एंड फॉर अर्बन? इफ क्लास ऑफ मार्केट गोस टू स्टेट स्टडी हाईवे में तो देयर इज 100 KL. ओके. अगर क्लास ऑफ मार्केट आपका सिटी में तो 150 KL है, 50 और विश्व में करता है 150 150 KL. तो ये एक minimum हमने decide किया. मार्केट का अलग है, मार्केट डायनेमिक्स. चलिए हम लोग लीटर में ज़्यादा हमारे ऑडियंस समझ पाएंगे. रूरल में आपने कहा कि कम से कम 25,000 रुपये लीटर. महीने का हो जाएगा. फिर स्टेट हाईवे पे 1 लाख लीटर, 1 लाख लीटर. 1 लाख लीटर हो जाएगा. स्टेट हाईवे लेके पेट्रोल और डीजल का, ये दोनों में Yeah, आप this is पेट्रोल और combined. डीजल में. दोनों और combined. नेशनल हाईवे पे
1,50,000 liters. 1,50,000 रुपीज पर मंथ. 1 lakh, we're talking about liters, not the rupees. करेक्ट. हाँ जी. 1,50,000 liters. पर मंथ. Yeah, per month. तो इसी मार्केट डायनामिक्स को ध्यान में रखते हुए एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइज किया गया है कि मिनिमम इतना वॉल्यूम तो वहाँ पे अचीव होगा. Yes. तो आपकी कंपनी ने जब सर्वे किया तो क्या सर्वे था, उसके बेसिक्स क्या थे? सर बेसिक्स ये था कि जो मार्केट डायनामिक्स है, मार्केट किस तरह से ग्रो कर रहा है, पर्टिकुलर स्ट्रेच है. वो तो नेशनल आप एवरेज की बात कर रहे हो. अब नेशनल एवरेज की बात करें, उसी तरीके से पर्टिकुलर स्ट्रेच का डायनामिक्स होता है कि इस स्ट्रेच या ये डिस्ट्रिक्ट है या ये इंडस्ट्री है, वो किस तरह से ग्रो कर रही है. वो जिस तरीके से थोड़ा और सीधा हम लोग इसमें क्लियर कर देते हैं. सुनिए, शोलापुर में आप जो एडवर्टाइजमेंट में जितने भी लोगों के नाम आए हैं या फिर लातूर में जितने भी प्लेसेस के आए हैं, फिर औरंगाबाद में आए, तो उसका सिलेक्शन कैसे हुआ है? सिलेक्शन करता है कि मार्केट किस तरह से ग्रो करने वाला है. फॉर एग्जांपल कोई नई इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. मैं प्लेसेस की बात कर रहा हूँ. मैं जो We एडवर्टाइजमेंट आई we है, define the stretch in trading areas. हमारे ट्रेडिंग एरियाज रहते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ऐड निकालते हैं. यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है किसी ट्रेडिंग एरिया में तो ऑफकोर्स वहाँ पर ऐड आ जाता है. अच्छा. हाँ, या फिर कुछ वर्जिन मार्केट्स रहते हैं जहाँ पर आउटलेट ही नहीं है, बहुत दूर दूर तक आउटलेट्स नहीं है. कुछ विलेजेस रहते हैं जहाँ पर आउटलेट है नहीं, अच्छा. तो दे बिकम ऑफकोर्स दे आर द फेवरेबल लोकेशंस कि यहाँ पर अगर आउटलेट नहीं है तो मैं अगर अपना आउटलेट डालूंगा तो ऑफकोर्स चलेगा. तो सुरेश, मेरा सवाल ये है कि कई सालों से हमें ये कैसे पता नहीं चला कि इतने जगह पे हम लोगों को करना है? मतलब इतने सब एडवर्टाइजमेंट हमने एकदम धड़ल्ले से निकाले है ना, तो इतने सब जगह की रिक्वायरमेंट कैसे आई, अचानक कैसे आई? बेस्ड ऑन द ग्रोथ ऑफ द मार्केट. वो तो बता ही रहे हैं सब लोग. नहीं, बहुत सारे आपके गांव में सिटीज है जो इवेंचुअली ग्रो करते हैं ना. ऐसा Eventually थोड़ा ही होता है भाई. नहीं, ऐसा ये तो नहीं है. आज़ादी अब के जो है बाद से ही ग्रो करके अभी तक सेम नहीं है. 71 साल में जितने हम लोगों ने 56,000 हमने हमारे एस्टैब्लिश्ड हैं, जिसमें 6,000 प्राइवेट भी हैं, हमें ऐसा अचानक कैसे पता चला कि हम लोगों को इतनी डिमांड है? नहीं सर, अचानक तो क्या प्रोसेस हो रही थी आपके अंदर, क्या प्रोसेस हो रही थी? एडवर्टाइजमेंट हर 5 साल में. अरे वो कितना आता था? 10 का आता था, 2014 में आया. तो वो तो दे दिए ना हमने तब के. Yes. तो अभी एकदम से 56,000 क्या हुआ आपकी कंपनी के अंदर, क्या चर्चा हुई इसमें, या फिर ऊपर से बोला गया कि नहीं नहीं हम नहीं लोगों को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला गया. या दिस इज द मार्केट डिमांड. हम लोगों पर रहता है कि हमें कितने लोकेशन देने हैं. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर से कुछ बोला गया, ऐसा कुछ नहीं है. तो मार्केट डिमांड से, और काफ़ी टाइम हो गया. पिछले ऐड 14 में आया तो उसके बाद 18 में आया, तो मे बी द गैप. तो क्या 4 साल हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे थे? What was the problem there? I mean, why we have not floated advertisement in 2015, 2016, 2017? चल रहा था उनका ही. यस. अच्छा, तो 2014 में जब एडवर्टाइज आया था, उसके बाद एक्चुअली उनको पेट्रोल पंप कब मिला? डिपेंड्स. सेम ईयर भी मिला, 15 में भी मिला है. डिपेंड्स एक्चुअली लोकेशन पे है, हाईवे पे है, सिटी के अंदर है. 6 मंथ्स में ही मिल जाता है, 8 मंथ्स में भी लग जाते हैं. दैट्स इट. किसी का लँड डिस्प्यूट है तो उसको और टाइम लग जाता है. तो उसमें काफ़ी सारे पॅरामीटर्स आहे, आप जनरलाइज नाही कर सकते इस चीज़ को. तुम्हाला एक तर मुद्दा लक्षात आला असेल की मी त्यांना खोदून हे विचारतोय, आणि त्यांची मी अडचण समजू शकतो, कारण दीज पीपल आर नॉट पॉलिटिकल पीपल. आणि राजकारण्यांना प्रश्न विचारायला खूप आवडतं आपल्याला, कारण ते सरळ त्यांच्याकडनं प्रश्नही घेता येतात. परंतु ही अत्यंत उच्च लेवलवरती सेल्स करणारी मंडळी आहे, त्यामुळे कंपनीची ध्येय धोरणं काय आहेत, ती कशी असतात, हे सगळं त्यांना माहिती असतं. अच्छा, जब बहुत ही थोड़े से सवाल रहेंगे, मैं देख रहा हूँ आप लोग थोड़े से परेशान भी हो गए इससे. ये अंशुल और प्रतीक और सुरेश, कई पेट्रोल पंप वालों का ये कहना है कि ये एडवर्टाइजमेंट निकालने से पहले आप कंपनियों ने उनसे कुछ डेटा भर के लिया था कि आपके पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं, आपका सेल कितना है. उनका सेल तो हमारे पास रहता ही है. हाँ, तो फिर भी डेटा लेने का कोई मतलब नहीं. एम्प्लॉयमेंट की बात हुई थी, आपके पास कितने लोग हैं और ये सब ऐसा कोई डेटा आपने नहीं दिया था? अच्छा, जब ये एडवर्टाइजमेंट फ्लोट हुआ उसके बाद जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनसे कोई कंप्लेंट आपके पास आई है? ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया अभी तक. 25/11 का हमारा एडवर्टाइजमेंट आया है, 25/11/18, अभी तक कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं. कोई कंप्लेंट नहीं आया है? नो कंप्लेंट. अच्छा, और आपको लगता है कि जो पुराने लोग हैं वो भी सर्वाइव कर जाएंगे इसमें? यस. वो डूबेगी नहीं इसमें? जे बघतायत आधीचे पेट्रोल पंप चालक, त्यांना सेल्समॅनच्या मोठ्या पदावरची माणसं आहेत, त्यामुळे ती तर असंच म्हणणार तुम्हाला. परंतु मला जे फीडबॅक मिळाले ते हेच आहेत की आधीच्या पेट्रोल पंप चालकांना बऱ्याचशा अडचणी येणार आहेत. ही अचानक आलेली ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे आणि या ॲडव्हर्टाइजमेंटनंतर बऱ्याच गोष्टी ज्या घडत आहेत त्या फारशा अनुकूल नाही आहेत. एक जो सवाल अंशुल रह जाता है वो है एग्जिट पॉलिसी की. आपने फिर भी क्लियर नहीं किया कि जो बैंक गारंटी दी वाली है
वो आपने कहा कि बैंक गारंटी ऐसे ना बैंक किसी भी कंपनी को आउटलेट के बाद जो गारंटी दी जाती है, क्या वो उसको वापस मिल जाएगी एग्जिट पॉलिसी में? द रिफंडेबल डिपॉजिट विल बी रिटर्न, डीलर हैज टू जस्ट रिजाइन। अगर लैंड उनका लीज है तो ऑफकोर्स जो टेन्योर है उसके बाद कंपनी विल रिलीज द लैंड। अगर कई बार decide ये है भी तो- हो जाता है कि ड्रॉ में मुझे लगा है पेट्रोल पंप, आउटलेट में लगा है या फिर बिडिंग में मुझे लगा है, लेकिन मैं नहीं ले पाया किसी चीज़ किसी कारणवश, तो उस स्थिति में क्या होगा? बिडिंग के जो अमाउंट है वो क्या लॉस? बिडिंग की अमाउंट तो आपका फाइनल एनओसी आने के बाद ही आपको सबमिट करनी है। तो Okay. अगर आपका एनओसी ही आ गया फिर आप नहीं ले तो पाए किसी उसका ने फिर मजाक में या फिर किसी और को ना मिले इस स्थिति में 20% इसलिए पहले लिया जा हाँ। रहा है कि आपका बिडिंग अमाउंट का 10% हम पहले ले रहे हैं। तो अगर आप 30 लाख बिड कर रहे हो 3 लाख आप देने वाले हैं तो वो तो आपको मिलेंगे नहीं। अगर आप इस स्थिति में अगर मजाक में करने वाले तो आप 3 लाख देंगे नहीं। तो Correct. विल मूव टू द नेक्स्ट एप्लीकेंट ऑफ कोर्स। और जो ड्रॉ में आए हैं उन लोगों की मान लीजिए उनके पास 1 करोड़ रुपए नहीं आए तो 1 करोड़ रुपया एज एंड व्हेन दे हैव टू शो इन देयर बैंक अकाउंट्स। ऐसा नहीं है कि उनको 1 करोड़ रुपया कंपनी को देना है। हाँ, तो वो तो जरूरी नहीं है आपको देना, लेकिन उसको तो लगेगा ना मिनिमम, जो कंस्ट्रक्शन उसको करना है उसको तो लगेगा। तो मिनिमम कंस्ट्रक्शन कितना करना है किसी भी पेट्रोल पंप में? ये जितना मिनिमम कंस्ट्रक्शन रहता है ऑल दोस कंडीशन आर मेंशन्ड इन योर लेटर ऑफ इंटेंट। हाँ, लेकिन करना कितना है? मान लीजिए कैनोपी, ड्राइववे, एयर एंड वाटर फैसिलिटीज, सेल्स बिल्डिंग और बाउंड्री वॉल, तो दीज ऑल थिंग्स विल बी एडेड। तो इनका ही जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो हमने मेंशन किया हुआ है एडवर्टाइजमेंट में कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है, यस ठीक है। मैं सुरेश, मैं आपको सीधा पूछता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस कब पूरा होगा, आप बता सकते हो? नहीं, हमारा तो अभी पॉलिसी की गाइडलाइंस में यही आता है, सिर्फ एप्लीकेशन कब तक खत्म होने वाली है। वो 24 में खत्म होगी 24 में। और उसके बाद कितने भी दिन लग सकते हैं? नहीं, मतलब इसके लिए भी गाइडलाइंस नहीं, आप अपने मन से कुछ मत बोलिए, जो गाइडलाइंस आई है उसी के हिसाब से बोलिए। गाइडलाइंस दैट्स इट। आपके पास अभी कोई गाइडलाइंस है? करेक्ट। अंशुल, We don't have the dates, guidelines of course. Bid will open, draw plots will go for draw plots. These are the primary things. Yes, I mean, you need to get we it. don't have the tentative dates. आपके पास सिर्फ एप्लीकेशन लेने के डेट्स आए हैं, Yes. ये अलॉट कब करना है वगैरह उसकी कोई डेट्स नहीं Allotment is different actually. Opening the bid और draw के हमारे पास dates अभी नहीं है। Yes. आए हैं? नहीं है? Yes. मतलब आपके पास बिडिंग के भी डेट्स नहीं है दो। और ड्रॉ के भी डेट्स Yes, नहीं है? dates we don't have any dates. अच्छा, और प्रति कोई डेट्स नहीं है आपके डेट्स पास? अभी तक नहीं। जो भी ये डेट्स है वो एप्लीकेंट्स को Convey कर दिए जो जाएंगे। ईमेल और एसएमएस जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो कन्वे कर दिया। अच्छा, ये 56,000 होने के बाद मान लीजिए हो भी गए तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, इसकी कोई चर्चा हुई आपके इसमें? नहीं, we don't have any data about it. नाही आहे. कन्क्लुजन तुम्ही जर बघितलं असेल तर ते फार रंजक आहे आणि विरोधकांच्या मताला बरंचसं जवळ जाणार आहे की ह्यांच्याकडे फक्त 24 तारखेपर्यंत अर्ज घ्यायची मुदत आलेली आहे. त्या ॲक्च्युअल बिडिंग्स कधी होणार आहे ते माहिती नाही आहे. तुमच्या ड्रॉ केव्हा होणार ते माहिती नाही आहे. किती लोकांना ॲक्च्युअली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होईल ते माहिती नाही आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे याच्यामध्ये तुम्हाला कमीत कमी म्हणजे ग्रामीण भागामध्ये तुम्ही जर आउटलेटचा विचार करत असाल आणि SC आणि ST कॅटेगरीतले नसाल तर तुम्हाला किमान 1 कोटी रुपयाची गरज आहे. आणि बिडिंग कॅटेगरीमध्ये तुम्ही जाणार असाल तर तुम्हाला किमान 30 लाख रुपयाची बिडिंग करायची आहे. ती कितना भी हाई हो सकता है, वो तो 2 करोड़ तक भी जा सकता है, किती जाऊ शकतो तो. एकूण हा प्लॅंक काय आहे हे नीट जर समजून घ्यायचं होतं मला आणि मी ते समजून घेतलं. आता तुम्ही ते समजून घ्या की या चर्चेतनं तुम्हाला काय समजलं, विचार करा. माझा सहकारी ओंकार बनसोडे आणि कॅमेरामन काकासाहेब कांबळेसह मी राहुल कुलकर्णी, ABP माझा.